हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी में नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। बच्चों एक बात बता दूं आपको कि थर्मोडायनेमिक्स जो अपने पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पढ़ रहे थे, उष्मा गतिकी प्रथम पढ़ रहे थे, और आपके ना थर्मोडायनेमिक्स जो सेकंड है वो चैप्टर आपके कहां आता है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड आपके सिलेबस में नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में नहीं है। ये जब आप बीएससी थर्ड ईयर में हो जाओगे तब आपके सिलेबस में आएगा। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन थी कि थर्मोडायनेमिक्स सेकंड सर हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड आपके बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल की क्लास में आएगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स सेकंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर की क्लास में है। बीएससी बीएड सेकंड ईयर की क्लास में है। तो मैं आपको सिलेबस क्या समझा दूं कि आपको बता दूं मैं कि अगर मैं नॉर्मल बीएससी की बात करूं, नॉर्मल बीएससी सेकंड ईयर की बात करूं, बच्चों के मन में कई डाउट आ रहे हैं कि सर ये बताओ कि अब हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं तो एग्जाम की पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि एग्जाम कब हो सकते हैं। तो उसके बारे में सारी बातें आपको मैं बता देता हूं। बीएससी सेकंड ईयर जो है ना, बीएससी सेकंड ईयर आपके सिलेबस के अंदर जो एक यूनिट है फोटोकेमिस्ट्री, जो मैं करवा चुका हूं। फोटोकेमिस्ट्री यानी प्रकाश रसायन बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अपनी यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने वो क्वेश्चन करवाने हैं जो एग्जाम में पक्का आते हैं, मतलब 5 ईयर क्वेश्चन करवाने जो एग्जाम में पक्का मिलेंगे आपको इसके बाद, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यूनिट में स्टार्ट करने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपरली। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ओके। और थर्ड आपकी यूनिट जो आती है वो इलेक्ट्रो, जो अपने शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रो फर्स्ट और इलेक्ट्रो सेकंड। इलेक्ट्रो फर्स्ट एंड इलेक्ट्रो सेकंड, तो इलेक्ट्रो फर्स्ट एंड इलेक्ट्रो सेकंड ये अपने आप में मैं इसको एक ही मानता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन बोलते हैं हिंदी में। प्रकाश रसायन कंप्लीट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी की कंप्लीट हुई। अब मैंने उष्मा गतिकी में वो टॉपिक करवाने हैं, वो टॉपिक तो मैं करवा चुका हूं सारे, लेकिन मुझे वो क्वेश्चन करवाने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। डेल्टा एच एंड डेल्टा ई में क्या रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं ऐसे अब वो चीज करवाने वाला हूं इसके अंदर जो तुम्हें पक्का एग्जाम के अंदर मिलनी है। बच्चों एक बात और बता दूं, तुम्हें एंड टाइम पे मैं एक ऐसा कैप्सूल, या ये मान लो कि ऐसी कैप्सूल वीडियो या ऐसी वीडियो लेक्चर या ऐसा कुछ दूंगा कि उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें सारे बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ जाओ, इससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों, और तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। इवन तो तुम्हें 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो सेक्शन सी के अंदर आते हैं, वो तुम्हें सारे एज इट इज मिलने वाले हैं। मेरी बात समझे? तो 5 तुम्हें ये मिलने वाले हैं बच्चों। तो एक बात तुम्हें बता दूं कि फोटोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये 4 यूनिटें हैं। उसके बाद 5वीं जो यूनिट है वो आपकी फेज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम हिंदी में बोलते हैं प्रावस्था साम्य और रासायनिक साम्य, है ना, रासायनिक साम्य। ये बात कर रहा हूं बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए, इक्विलिब्रियम। अब बच्चों बता दूं मैं आपको, सबसे पहले तो एग्जाम की पॉसिबिलिटी आपके 15 फरवरी से 15 फेब से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, ओके। तो आपसे क्या होगा, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे आपकी फोटो वगैरह जो भी आपकी वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मेन डॉक्यूमेंट आपका लगेगा बीएससी फर्स्ट ईयर की प्रमोटेड मार्कशीट, वहां स्कैन की जाएगी और उसको अपलोड किया जाएगा कि आप बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, ओके। तो ये आपके लिए वहां होगा। और अभी कई बच्चों को ये डाउट है कि सर एनवायरमेंट साइंस का पेपर दोबारा तो नहीं होगा, सर हिंदी का पेपर दोबारा तो नहीं होगा, इंग्लिश का पेपर दोबारा तो नहीं होगा। वो भी डाउट आपका ये फॉर्म भरते टाइम क्लियर हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा और उसने वो वाले पेपर दोबारा फिल करवाए तो उसका वाला एग्जाम होगा, नहीं करवा रहा तो एग्जाम नहीं होगा, मेरा ये मानना है। बाकी तुम्हें और मैं वेरीफाई करके बता दूंगा यूनिवर्सिटी के अंदर। और एक बच्चों बात बता दूं आपको मैं, अब बात आती है कि सर पेपर कब होगा, ये थोड़ा सा आइडिया दे दो हमें। तो पेपर का मैं बता दूं बच्चों, पेपर मई के एंड में शुरू होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जून के स्टार्टिंग में। मैं बात कर रहा हूं बीएससी सेकंड ईयर, नॉर्मल सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं, नॉर्मल बीएससी सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं कि आपके पेपर, आप कभी भी आइडिया लगा लो, पहले क्या होता था कि हमारे नवंबर के अंदर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते होते थे, राइट 3 मंथ बाद मार्च में एग्जाम स्टार्ट होते थे इसके, लगभग मार्च या फरवरी के एंड में, है ना। तो अब ये मान लो कि आपके एग्जाम मई के एंड में या
जून के स्टार्टिंग में स्टार्ट होंगे। और प्रैक्टिकल की पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है, अभी तो प्रैक्टिकल कुछ आया नहीं अपडेट, प्रैक्टिकल के ये मान लो मार्च के एंड में या अप्रैल की स्टार्टिंग में आपके प्रैक्टिकल भी करवाए जा सकते हैं। अभी कुछ भी अपडेट ऑफिशियली नहीं आया, ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको बताई जा रही हैं। तो एग्जाम तुम मान के चल लो कि तुम्हें मई तक तुम्हें सारा कुछ तैयार करना है ना। मई तक तुम ये मान लो 15 मई तक तुम 3 यूनिटें तैयार कर लो। मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तैयार करनी है। तुम पहले तो ये मान लो कि मई में एग्जाम स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पक्का। या तो मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में तुम्हारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे जो समर वेकेशन हैं उसमें सारे एग्जाम निपटा दी जाएंगे और नेक्स्ट सेक्शन आपका मे बी जुलाई या मिड जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से यूनिवर्सिटी की प्लानिंग बनने जा रही है। आपके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म अप्लाई करो, 1-2 दिन वेट करो और अपना फॉर्म अप्लाई कर दो। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम यूनिट कौन कौन सी प्रिपेयर करें, क्या सिलेबस में डिडक्शन होगा नहीं होगा। सिलेबस में देखो, राजस्थान में सिलेबस को डिडक्ट करने की राजस्थान यूनिवर्सिटी में मांग चल रही है बहुत बड़े लेवल पे और सिलेबस डिडक्ट हो भी रहा है कई जगह, ऐसी बात ही नहीं हो रहा। लेकिन जब बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की, अपनी बीकानेर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां भी बात चल रही है, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा अपडेट आया नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे लिए श्योर है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो तुम्हें छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगा। ये हो सकता है कि वो पैटर्न ऐसा सेट करें पेपर का कि तुम कोई भी 3 यूनिट तैयार कर लो, तुम्हारा पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट होगा। जैसे क्या होगा कि वो बोल देगा कि जैसे मान लो आपको पता है कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। टोटल आपके 3 सेक्शन आते हैं पेपर के। सेक्शन ए के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 1, 2, 3। मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, प्लानिंग बता रहा हूं इसकी कि कैसे तैयार करना है आपने। 1, 2, 3, 4 और 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन तो आएंगे पहली यूनिट से, दूसरे वाले 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट से, एंड थर्ड वन थर्ड यूनिट से, एंड फोर्थ वन फोर्थ यूनिट से, एंड फिफ्थ वन ये फिफ्थ यूनिट से, है ना। ये वाले मतलब पहले 2, 3, 4 सेकंड, 5, 6 थर्ड और 7, 8 फोर्थ और 9 और 10th फिफ्थ यूनिट से आते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1.5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। 1.5 मार्क्स को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बनता है? ये बनता है आपका 15 मार्क्स का बनता है। अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड का बता दूं, बीएड के ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, तो 1 into 10 कर दो तो कितना बनता है? 10 मार्क्स का बनता है। ये वाला 10 मार्क्स का फॉर बीएड एंड फॉर बीएससी सेकंड ईयर 15 मार्क्स का बनता है। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी तुम्हें पता है, सेक्शन बी के अंदर भी टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें आपको इंटरनल चॉइस होती है, इसमें आपको एक क्वेश्चन करना होता है। इसमें आपको इंटरनल चॉइस होती है, इसमें आपको एक क्वेश्चन करना होता है। इंटरनल चॉइस होती है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन करना होता है। 7 और 8 में से एक, 7 और 8 में से एक करना होगा, 9 और 10 में भी एक करना होगा। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस इंटेंट करने होते हैं विद इंटरनल चॉइस, 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक। ये भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन आएगा यूनिट फर्स्ट से, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा यूनिट फर्स्ट से, ये वाला भी क्वेश्चन आएगा यूनिट फर्स्ट से, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ से क्वेश्चन आएगा, समझे। सेक्शन सी जो आता है, सेक्शन सी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कोई आपको एनी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये वाला आता है यूनिट फर्स्ट से आता है, ये वाला सेकंड से आता है। ये बातें आपको शायद पता होगी, क्योंकि अगर भूल गए तो दोबारा इसको रिवाइज कर लो कि ये ऐसे पैटर्न सेट होता है आपका, माने, है ना। अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं कि आपने क्या करना है, कोई भी 3 यूनिटें तैयार कर लो। 3 यूनिटें तैयार करते ही ये वाला पोर्शन आपका कवर अप हो गया, यानी आपके 15 मार्क्स बन गए। अब बात करता हूं बीएड सेकंड ईयर की। बीएड सेकंड ईयर का भी ये वाला सेक्शन सी ऐसे ही रहता है और सेक्शन बी भी ऐसे रहता है। इसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है और टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कितने बन गए आपके? 15 मार्क्स बन गए फॉर बीएससी सेकंड ईयर, फॉर बीएससी बीएड सेकंड ईयर, दोनों के लिए इक्वल बात है ये। और ये वाला ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एक, तो ये कितने मार्क्स का बन गया? 15 मार्क्स का बन गया, है ना। तो 15 ये बन गया, ओके। तो 15 30 मार्क्स का ये होता है और 15 मार्क्स का होता है 45 बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड में ये 15 ये 15 ये 15 30 और 10 नंबर का आपका ये होगा बीएड के लिए।
तो टोटल 40 नंबर का बनता है पेपर और 10 मार्क्स के हम असाइनमेंट नंबर इनके भेजते होते हैं। बीएड सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं, बीएड सेकेंड ईयर को हम 10 मार्क्स हम खुद कॉलेज वाले भेजते होते हैं, असाइन जिसको बोलते हैं असाइनमेंट मार्क्स। जो सबसे अच्छा बनाता है उसको 10/10 मिलते हैं, तो थोड़ा सा डाउन आता है उसको 9 मार्क्स मिलते हैं। आपको तरीका तो पता ही है कि बेस्ड ऑन द अटेंडेंस के बेस पे उसके मैक्सिमम मार्क्स लगा दिए जाते हैं। ये चलो हर कॉलेज का अपना तरीका होता है, तो ये तरीका है। अब हम कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें? तो बच्चों सबसे हाईएस्ट नंबर बनाने के लिए, टॉपर में आने के लिए आपको क्या करना है, नंबर बनाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि मैं कहता हूं कि बीएससी का पढ़ो तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, वो भी लास्ट टाइम में। तो कैसे करना है, आपने कोई भी 3 यूनिटें तैयार कर लेनी है। मान लो आपने 3 यूनिटें तैयार की तो ये आपका 3 क्वेश्चन तो पक्का फिक्स हो गए। और एक गारंटी देता हूं मैं तुम्हें ना टोटल 10 क्वेश्चन बताऊंगा सी सेक्शन में, उसमें से तुम्हें 5 या 4 क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट टाइम मैं बताऊंगा और पक्का मिलेंगे। जब जहां जहां मैंने बताया, जिन बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, पहली बात तो पूछना आपका फर्ज है बच्चों, जिन जिन बच्चों ने मुझसे पूछे हैं उससे पूछ लेना कि आज तक एग्जाम में बाहर नहीं आया। लास्ट ईयर बीएससी फाइनल वालों ने एट द मोमेंट ऑफ टाइम एग्जाम के एक दिन पहले मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना के दिए और उससे बाहर पूरा पेपर नहीं आया, सारा के सारे क्वेश्चन को मिल गए और वो करके आ गए। तो मैं तुम्हें भी दे दूंगा एज पर डिमांड ऑन यू, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा 15 मार्क्स पक्के हो गए अगर हम 3 यूनिट तैयार करते हैं। तो अगर हम 3 यूनिट तैयार करते हैं तो ये क्वेश्चन कवर हो गया, ये क्वेश्चन कवर हो गया, ये क्वेश्चन कवर हो गया और हमें 15 मार्क्स यहां से मिल गए। अगर हम 3 यूनिट तैयार करते हैं तो हमारे ये 6 क्वेश्चन भी यहां कवर हो गए, तो हमें यहां पर 9 मार्क्स मिल गए और बीएससी सेकेंडरी वालों को, बीएससी बीएड सेकेंडरी वालों को 6 मार्क्स मिल गए। अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें 15 मार्क्स वहां मिल रहे हैं। हम कैलकुलेट करें तो हमें कितने मिल रहे हैं, सॉरी सेक्शन बी में कितने मिल रहे हैं चेक करते हैं हमने। सेक्शन बी के अंदर आपको 9 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। तो 9 मार्क्स आपको यहां मिल गए। कितने मिल गए, 9 मार्क्स। ओके, 9 मार्क्स आपको यहां मिल गए। तो कैलकुलेट करो बच्चों, अगर मैं कैलकुलेट करूं 9 मार्क्स आपको मिल रहे हैं सेक्शन ए के अंदर, 9 मिल रहे हैं सेक्शन बी के अंदर और 15 मिल रहे हैं आपको किसके अंदर, सेक्शन सी के अंदर। ये बात कर रहा हूं बीएससी नॉर्मल सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं। अगर बीएससी बीएड की बात करूं तो इसमें 6 मार्क्स आपको यहां मिल गए और 9 मार्क्स यहां मिल गए और 15 मार्क्स यहां मिल गए। तो अब आती है बात, तो 6 एंड 9 कितने होते हैं, 15 और 30 मार्क्स ये हो गए और 10 मार्क्स इनके कॉलेज से जाएंगे तो इनके 40 मार्क्स तो यहां कवर हो गए बीएससी बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए, है ना। तो 50 में से इनको 40 मार्क्स तो कंफर्म मिल गए 3 यूनिट तैयार करते। 3 यूनिट तैयार करते ही 40 नंबर मिल रहे हैं, कमाल होगी। 80% नंबर 50 में से, कितनी बड़ी बात है। सिर्फ 3 यूनिट तैयार करते हैं बीएससी बीएड वालों, तुमको 3 यूनिट तैयार करना प्रॉपरली, तुम्हारे 40 नंबर पक्के हैं। ज्यादा यहां से 9 नंबर आ जाएंगे और क्या होगा, 39 मार्क्स आ जाएंगे। तो 80% नंबर कवर हो रहे हैं बच्चों, 80% नंबर। तो कितने बढ़िया मार्क्स कवर हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली मार्क्स बन रहे हैं सिर्फ 3 यूनिटें तैयार करने पर। बीएससी बीएड वालों की बात समझा रहा हूं, बीएड सेकंड ईयर की। अब बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर नॉर्मल की बात करता हूं कि 9 मार्क्स आपको यहां, 9 मार्क्स यहां पर, तो 9 कितने हो गए, 18 और 15 कितने होते हैं, लगभग ये मान लो 33 मार्क्स आपके कवर हो गए। सर बाकी मार्क्स भी हमें कवर करने हैं, कैसे कवर करें, हाउ टू कवर, तो वो तरीका बताने जा रहा हूं। तो 33 मार्क्स तो लो, कम से कम 45 में से 33 मार्क्स तो कवर करो अपने। मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना, तुम मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको करना है कि लगभग ये मान लो कि 77 या 78% के नंबर कवर हो गए आपके, तो इतने तो कवर करो। तो यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ करने वाली है, अब सुनते जाना। अब यूनिवर्सिटी का क्या करेगी, जैसा उसने बीएससी फाइनल में किया था, मेरा मानना है अभी भी किया उन्हें, अभी बीएससी फाइनल के सप्लीमेंट्री एग्जाम हुए तो अभी भी उन्होंने ये बात की है। क्या की है, तुम समझाता हूं इस चीज को मैं। उन्होंने ये बोला कि सेक्शन बी के अंदर आप कोई भी जैसे मान लो आपने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, कि सेक्शन बी के अंदर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन की आपको रिबेट मिलेगी। सर ये जो क्वेश्चन की रिबेट मिली है, ये कितने नंबर की रिबेट मिली है, 3 मार्क्स की। ये कहां जाएंगे, ये 3 मार्क्स से आपके 4 क्वेश्चन में एडजस्ट हो जाएंगे इसके मार्क्स जो है। तो कहते हैं कोई भी 4 क्वेश्चन कर लो, 4 मतलब कि 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, ऐसे विद इंटरनल चॉइस। कहता है कि 5 करने की बजाय आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि 4 यूनिटों तक काम आपका सिमट गया। और यहां पर क्या बोल दिया कि सेक्शन सी में क्या बोल दिया कि कोई भी 1 क्वेश्चन कर लो, कोई भी 1 क्वेश्चन कर लो। मेरी बात समझ रहे हो, 1 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप कोई भी 1 यूनिट तैयार करो, बड़ा क्वेश्चन आपका हो गया, ऐसे टाइप वाला।
और उसके बाद यहां से आपकी एक क्वेश्चन की रिबेट और मिल गई आपको। लेकिन सेक्शन ए में आपको 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। फिर तुम कहोगे सर हमें तो 5 यूनिट करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ना छोटे क्वेश्चंस जो कवर करने हैं वो 5 साल वाले पेपर में से छोटे क्वेश्चन सारे कवर कर जाना। एक क्वेश्चन भी सिंगल वन भी बाहर नहीं मिलेगा। सिंगल वन भी मिल गया तो तुम उसका आंसर दे सकते हो क्योंकि तुम्हें पढ़ाया गया है चीजें। समझ आई बात? मैं बात कर रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। ये बात तुम सारी बातों में तुम इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन तो ऐसे कवर हो गए। बाकी तुम 3 यूनिट तैयार कर ही रही हो तो 6 क्वेश्चन तो पक्के हो ही गए आपके। ये 4 क्वेश्चन जो बचे हैं ना, ये तुमने 5 ईयर के छोटे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, छोटे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। अब बात करता हूं ये वाली। अब ये तुम्हारे कितने क्वेश्चन रह गए? सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया। 4 क्वेश्चन तो आपको यूनिवर्सिटी ने बोल ही दिया, इनमें 3 तो आपको आते ही हैं क्योंकि आपने 3 यूनिट तैयार की है। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन रह गया, वो कैसे कवर करें? वो आप पुराने या तो जो पुराने लास्ट ईयर पढ़ जाना। अगर तुमने नहीं पढ़ने ना तो तुम एक बात देखो, तुम्हारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, तुम्हारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा। वो ऐसा होता है कि कई बार किस्मत अच्छी होती है कि वो क्वेश्चन तुम्हें आता होता है और कई बार किस्मत इतनी माड़ी होती है हमें कुछ भी नहीं आता होता, पेपर इतना हार्ड आता है। लेकिन मेरा ये मानना है, जहां तक मैंने जो चीजें देखी हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुम्हें वहां सब कुछ मिलने वाला है। जो तुम्हें बताऊंगा एंड ऑफ टाइम कि ये चीजें तुम पढ़ के जाओ तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। वो चिंता मत करो तुम। एनीवन केमिस्ट्री है ना, तो तुम मुझसे पूछ लेना सर ये बताओ सर इसके इंपॉर्टेंट क्या है, तो सारे बता दूंगा और उससे बाहर नहीं आता क्योंकि इंपॉर्टेंट वही होते हैं जो टॉपिक मेन होते हैं। हमें ये बात पता होती है। तो मेरी बात समझिए कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सिलेबस का क्या बनेगा? पता लगा कि ऐसा यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ऐसा करती आ रही है। वो क्या कर रही है कि सिलेबस को कम करने की बजाय वो पैटर्न में चेंज कर रही है कि पैटर्न को कम कर रही है, पैटर्न का लोड कम कर रही है। पेपर 3 घंटे का होता था, पेपर 2 घंटे में होगा। आपको थोड़े से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आपके कम किए हैं उसके नंबर जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सारे नंबर एडजस्ट कर दिया आप। समझे? मेरी बात समझ नहीं बच्चों? जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन के अंदर। शाबाश। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, अब बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की बात कर दूं तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की बात करूं तो आपकी टोटल 5 यूनिटें आती हैं। फर्स्ट यूनिट आपके मान लो थर्मो है, सेकेंड यूनिट आपके थर्मो सेकेंड है, थर्मो फर्स्ट, आपके दोनों यूनिटें हैं, थर्मो सेकेंड एंड थर्मो फर्स्ट। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये हो सकता है नंबर अलग अलग हो लेकिन मैं इसको इलेक्ट्रो फर्स्ट, और फोर्थ यूनिट आपकी कौन सी है? मतलब 4 यूनिटें आपकी ये इलेक्ट्रो सेकेंड। तो ये मान लो आपको तो थर्मो और इलेक्ट्रो बढ़नी है, बस थर्मो और इलेक्ट्रो आपकी 4 यूनिटें कंप्लीट होगी। और 5वीं यूनिट आपकी बनती है केमिकल काइनेटिक, और केमिकल काइनेटिक में आपको करवा चुका हूं, रासायनिक बल गतिकी मैं करवा चुका हूं, विद नोट्स तुम्हें दे चुका हूं मैं, और तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स भी दे चुका हूं मैं दोनों क्लासेस को थर्मोडायनेमिक्स के, केमिकल काइनेटिक के एंड फोटोकेमिस्ट्री के नोट्स दे चुका हूं। फोटोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो बीएससी सेकंड ईयर में है, केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो कि बीएससी बीएड सेकंड ईयर में नोट्स में दे चुका हूं। एक बात तुम्हें और बता दूं, नई बात बताने वाला हूं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे जो पास बुक्स हैं, अवेलेबल बुक्स हैं, मैं नाम नहीं लेता बुक्स का, जो भी हमारे पास अवेलेबल बुक्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम की चाहे वो इंग्लिश मीडियम की, हमें सर उसमें से समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कोई मटेरियल प्रोवाइड करवाओ, स्पेशली इंग्लिश मीडियम में, है ना। मैटर ज्यादा है, वास्ट मैटर है। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मैं तुम्हें एक बुक का, एक बहुत अच्छी बुक, शानदार बुक का मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ये तुम्हें दूंगा, वो मेरे नोट्स में तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें नोट्स में मिलेगा। मैं उसी बुक को फॉलो करता हूं और उसी बुक को नोट्स में तुम्हें मिलेंगे वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। और बुक भी तुम्हें दूंगा, बुक के तुम्हें पीडीएफ दूंगा। कौन से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, और फेज इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। और यहां पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के लिए तुम्हें ये मटेरियल की पीडीएफ बना करके दूंगा, प्लस मैं तुम्हें नोट्स भी दूंगा अपने वाले, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। बुक का मटेरियल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक अच्छी है। पी भागचंदानी बुक है या सीबीएच जो भी बुक आपने पढ़ी है वो ठीक है, काम चला हुआ है। सीबीएच की नहीं, पी भागचंदानी की हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर नहीं है तो उसका मटेरियल मुझसे ले लेना। बाकी मैं हिंदी मीडियम वालों को नोट्स दे रहा हूं प्रॉपरली। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के हिंदी मीडियम वाले सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, और उसमें बाहर कुछ आएगा भी नहीं, और जो मैं करवा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और प्लस 5 ईयर ओल्ड भी तुम्हें दे दूंगा। और क्या बचा बच्चों? कुछ बचा ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का मैंने प्रॉमिस किया था, इसका मैं इंग्लिश मीडियम में
एक अच्छा शानदार मटेरियल, इसको आप पढ़ते जाओ तो आपको एक एक वन लाइन आपको याद हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं तुम्हें राय देता हूं बच्चों कि तुम ना ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, हद मार करके फोटो केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड तैयार कर लो, बाकी कोई यूनिट तैयार मत करो। फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के छोटे छोटे क्वेश्चन आप कवर अप कर जाना, इसके नोट्स में बता दूंगा, जो क्वेश्चन मैं बताऊं वही करके जाना फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, समझे। और मैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर वालों को ये राय दूंगा कि आप थर्मो फर्स्ट कर जाओ, इलेक्ट्रो फर्स्ट कर जाओ, इलेक्ट्रो सेकंड कर जाओ और केमिकल काइनेटिक कर दो। थर्मो सेकंड सबसे लास्ट में देखना, और थर्मोडायनामिक्स सेकंड में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मुझे पता है, कौन कौन से छोटे क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, और मैं बता दूंगा कि इससे बाहर नहीं आएगा। 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, समझे बात को। तो इसलिए तुम्हें ये बता रहा हूं मैं। तो ये आज हमारा पैटर्न डिस्कस हुआ। आगे हम एंथैल्पी की बात कर रहे थे, तो हम एंथैल्पी टॉपिक, एंथैल्पी काफी प्रकार की होती है, काफी टाइप्स ऑफ एंथैल्पी होते हैं। तो ये तुम्हें पैटर्न समझ में आया? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, शाबाश, जल्दी, फटाफट, फास्टली। तो इस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। तुम इस बात को जूलॉजी के अंदर इंप्लीमेंट कर लो, बॉटनी के अंदर इंप्लीमेंट कर लो, या तुम इसको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसके अंदर आप इंप्लीमेंट कर लो। मैथ्स का सिस्टम अलग होता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं होते। आपको प्रैक्टिकल का बता दूं कि प्रैक्टिकल आपके जो होते हैं बीएड वालों के लिए प्रैक्टिकल, बीएड सेकेंडरी वालों का प्रैक्टिकल होता है 50 मार्क्स का, और जो होते हैं 65 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है किनका, अपने बीएससी सेकेंड ईयर वालों का। फिर 45 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं इनके। ऐसे आपके 40 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं, समझे। तो इस तरीके से बनते हैं। और 10 आपके क्या मिलते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं। तो ये 50 कितने हो गए आपके, टोटल कितने हो गए, ये 50 मार्क्स से प्रैक्टिकल और 50 की थ्योरी होगी, 3 जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो 50 कितने हो गए, 150 मार्क्स हो गए आपकी बीएससी बीएड सेकेंडरी की बात कर रहा हूं, बीएससी बीएड सेकेंडरी की बात कर रहा हूं मैं। एंड 200 मार्क्स की केमिस्ट्री होगी, जिसमें से आपको असाइनमेंट के मार्क्स कितने मिलते हैं, 330। और आपको पता है मेरा मार्किंग का सिस्टम क्या है, सब जानते हैं इस बात को। 65 प्रैक्टिकल, 45 की इनऑर्गेनिक, 45 की ऑर्गेनिक एंड 45 की फिजिकल केमिस्ट्री। टोटल कितने बन गए बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। टोटल कितने बन गए, 135 मार्क्स की तो ये होगी बच्चों, और 65 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल आपके भी 200 मार्क्स का सिस्टम बैठता है। इस तरीके से आपको काम करना है, 200 मार्क्स पूरे लेने हैं आपको, मेरी विशेष है। बाकी आपको एंथैल्पी टॉपिक करवाने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये पैटर्न एक बार आप देख लो, फिर एंथैल्पी करवाते हैं अपने। आपको कोई समझ में आई बात, जल्दी बोलो फटाफट चैट सेक्शन के अंदर। बच्चों एंथैल्पी क्या बता दूं मैं, कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेशन। अगर आपको कोई सवाल आ जाए एंथैल्पी पे बेस, तो आपको को कैसे सॉल्व करना है। मैं बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। आपको पता है कि एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी, मान लो एक सिलेंडर के अंदर कोई भी इनर्ट गैस भरी हुई है, अक्रिय गैस भरी हुई है। इसकी एंथैल्पी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। पी डेल वी है ना, पी डेल डी वी लिख दो, एक ही बात होती है, पी डेल वी, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं मान लो इसके अंदर गैस भरता हूं, कैसी गैस भरता हूं बच्चों, मैं इसके अंदर एक ऐसी गैस भरता हूं जो कि इनर्ट गैस ना होकर के कैसी गैस है, वो केमिकली एक्टिव गैस है, यानी रासायनिक रूप से क्रियाशील गैस है। तो उस केस में मैंने तुम्हें फॉर्मूला करवाया था कि रासायनिक रूप से क्रियाशील या केमिकली एक्टिव जो गैस होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, पता लगे कि बच्चे कितने क्लास एक्टिव लगा रहे हैं। तो केमिकली एक्टिव जो होती है उसके लिए एंथैल्पी कैलकुलेट करें, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा एनजीआरटी। और डेल्टा एनजीआरटी क्या होता है मैंने तुम्हें बताया हुआ बच्चों, डेल्टा एनजीआरटी। अब सवाल आ गया, मान लो एग्जाम में आता है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि केमिकली एक्टिव है, N2 प्लस 3H2 क्या बनेगा इससे, N2 प्लस 3H2, और बने कैसे, 2 मोल ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, 2 मोल अमोनिया का निर्माण होगा। और इसका हमें सवाल क्या दे रखा है, इसकी हमें डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है माइनस का 92.38 किलो जूल दे रखी है, किलो जूल पर मोल दे रखी है, वैल्यू माइनस में है, एट 25 डिग्री सेल्सियस।
एट 25 यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान ज्ञात करो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सवाल तुम बता रहा हूं कैसे आता है, ऐसे सवाल आता है, मान लो ऐसे आ गया, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। और मैंने तुम्हें इसे सिखाया हुआ कि हमें डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें? डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 92.38 किलो जूल पर मोल दे रखी है एट 25 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो हमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या दे रखी है? हमें दे रखी है -92.38 इंटू 10⁻³ एंड इजिकल टू डेल्टा यू की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमें डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है डेल्टा एन जी की वैल्यू का मतलब कैसे होता है कि आपको क्या करना होता है कि डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी रस मितीकरण उत्पाद का माइनस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट हम निकाल करके ये वैल्यू निकालते होते हैं। तो आपको पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यानी कितने मोल भाग ले रहे हैं प्रोडक्ट के? 2 मोल ले रहे हैं। और कितने रिएक्टेंट के कितने मोल भाग ले रहे हैं? 3 और 1 4, है ना। तो 2 में से 4 को माइनस कर देंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2 - 4, तो आंसर क्या आया? -2 आ गया। -2 की वैल्यू अपने यहां पुटअप कर देंगे, तो कर दी मैंने, है ना। बच्चों जल्दी बताओ, समझ आ रही है बात? -2 मैंने पुटअप कर दी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रख दो 8.314 और आपको क्या करना है? इनटू में मल्टीप्लाई कर देना है टेम्परेचर का। टेम्परेचर हमने कौन सा लिया है? डिग्री सेल्सियस में लिया है, लेकिन हम यहां पर केल्विन में इसको लिखेंगे। अगर मुझे केल्विन में लिखना होगा तो मैं उसको 273 यानी 273 से प्लस उसको क्या कर दूंगा उसको मैं प्लस कर दूंगा, तो क्या वैल्यू आएगी? इंटू 298 केल्विन। बच्चे कहते हैं सर हमने केल्विन टेम्परेचर क्यों लिया? क्योंकि केल्विन का लेने का बच्चों रीजन ये है क्योंकि मैं हर चीज केल्विन में ले रहा हूं। यहां पर जो मैंने लिया ना, यहां पर जो मैंने गैस कांस्टेंट की वैल्यू ली, ये भी मैंने किस में ली है? केल्विन के अंदर ली है। 8.3314 जूल, ये वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन, ये मैंने ऐसे ली है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर इसका? जल्दी, शाबाश, तुम ही बताऊंगा सॉल्व करके, मैंने बताने वाला है। इसको सॉल्व करो। ये माइनस में दे रखा है, ये यहां पर ये जाएगा तो यहां पर ये प्लस में चला जाएगा। फिर ये सारी कैलकुलेशन करके मुझे इसका आंसर देना है, फिर मैं बताऊंगा ये आंसर सही है या गलत है। कमेंट सेक्शन के अंदर सारे बच्चे इसका आंसर दो, शाबाश। कमेंट सेक्शन के अंदर सारे बच्चे इसका आंसर दो जल्दी फटाफट। बच्चों अगर आपसे इसी न्यूमेरिकल के लिए आपसे ये पूछता है कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, कि डेल्टा एच की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, आपसे पूछता है कि डेल्टा एच की वैल्यू, इसका आंसर दो बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर। डेल्टा एच की वैल्यू कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? तो मैं लिखूंगा 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ एंथैल्पी। मैं एंथैल्पी की फॉर्म में टर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखोगे? 2 मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ NH3 माइनस में 1 मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ N2 माइनस 3 मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ H2। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंथैल्पी की टर्म्स में, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। ये देखो, ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। इसका सवाल का फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करो बच्चों जल्दी। अगर मान लो बच्चों आपसे ये पूछ ले कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज दे रखा है, हीट एक्सचेंज यानी उष्मा में परिवर्तन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? QP, और आपको बोलता है कि QV की वैल्यू कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ। हमें पता है कि QP मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वही तो डेल्टा एच होती है,
वही तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। और हमसे उसने पूछा है क्यू वी की वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर यानी नियत दाब पर जो हीट एक्सचेंज होती है वही तो क्या होती है, डेल्टा यू होती है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्यू पी यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है, डेल्टा यू को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि क्यू वी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो डेल्टा एन जी आर टी। तो एक फॉर्मूला को लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है नियत आयतन पर जो उष्मा का आदान प्रदान होता है, तो वही क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। बच्चों ये बातें बताई मैंने। अब आती है बात कि सर हमें क्या पता लगे कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये आपको मेंशन किया होगा, अगर माइनस का सिंबल दे रखा है तो क्या होगा, अगर सिंबल दे रखा है प्लस का। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे हम मेजर करें कि वो कैसे रिएक्शन है। तो डेल्टा U प्लस NgRT हमारा फॉर्मूला होता है केमिकली एक्टिव गैस के लिए एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेशन का या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। देखो बच्चों, दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, जिसमें हीट निकलती है या हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यहां पर इसको बोलते हैं अपने, जिसका वैल्यू पॉजिटिव होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका मान पॉजिटिव आए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक जहां पर वैल्यू क्या आए, आपकी नेगेटिव आए। ओके, तो बच्चों मैं वेट कर रहा हूं उसका आंसर दो, शाबाश। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव के केस में क्या होता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक, इसका मतलब कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा है, मैक्सिमम द प्रोडक्ट एंथैल्पी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एंथैल्पी। नेगेटिव केस में क्या होता है कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा होती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रिएक्टेंट को अगर आप हीट दोगे ना, हीट सप्लाई करोगे, उष्मा दोगे, तभी वो प्रोडक्ट बनाएगी, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब रिएक्टेंट जो है एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के प्रोडक्ट बना रहा है। इसका मतलब तुम सोच लो कि प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की हीट कितनी ज्यादा होगी। अगर मैं प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की हीट को, आपको पता है कि रिएक्टेंट की अभिकारक की कोई ना कोई ऊर्जा होती है, प्लस मैं उसको ऊर्जा और दे रहा हूं, उसको हीट और दे रहा हूं, तब जाके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है। जब मैं प्रोडक्ट की एंथैल्पी को, प्रोडक्ट की हीट को में से रिएक्टेंट की हीट को माइनस करूंगा, उष्मा को माइनस करूंगा, अभिकारक उष्मा को, तब जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव निकल के आएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है रिएक्टेंट की वैल्यू से। तो वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, हीट को अवशोषित किया है, इसलिए उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट के एक्सोथर्मिक के एक केस में बात करूं तो यहां पर जो है ना, यहां पर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो यहां पर हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है यानी उष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट के पास इतनी हीट है कि वो प्रोडक्ट बनते ही वो कुछ ना कुछ हीट बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब इसके पास इतनी एनर्जी है कि इसने हीट को रिलीज कर दिया। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमोनिया, जो हमने अभी पढ़ा कि अमोनिया जो होती है ना, जो जब अमोनिया की फॉर्मेशन होती है N2 और प्लस 3H2 से 2 मोल ऑफ अमोनिया बनते हैं, तो इसमें जो है हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होते ही इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है, तब माइनस आता है। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की हीट को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर कैसा आएगा, इसमें रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है तभी तो, इसमें रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है तभी तो इसने हीट रिलीज की है, प्रोडक्ट ने, रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है। तो रिएक्टेंट की हीट प्रोडक्ट की हीट से ज्यादा है, मतलब ये इसका मतलब तभी तो हीट रिलीज कर रहा है। जब आप प्रोडक्ट की हीट में से रिएक्टेंट की हीट को माइनस करोगे, जब उत्पाद की उष्मा में से अभिकारक की उष्मा को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट की क्या है, रिएक्टेंट की जो हीट है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है तो आंसर माइनस आता है। कम में से ज्यादा को माइनस करते हैं तो आंसर कैसा आता है बच्चों, आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता है। जैसे इस केस में अगर मैं बताऊं आपको तो डेल्टा एच निकालना है, तो एच एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या उष्मा ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद की उष्मा में से माइनस कर रहे हैं अपने रिएक्टेंट की उष्मा, तो आंसर कैसा है बच्चों आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू, हमें यह पता है कि प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी ज्यादा है तो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा।
अगर इस केस में बात करूं मैं तो डेल्टा H इज इक्वल टू जो हम HP माइनस HR यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को मैं माइनस कर रहा हूं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से, यानी उष्मा। एंड जब भी मैं एंथैल्पी की बात करूं तो मतलब मैं उष्मा की बात कर रहा हूं, नियत दाब पर उष्मा की बात कर रहा हूं मैं, बस। तो जितनी भी आप केमिकल लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हो और रासायनिक अभिक्रियाएं करते हो, सारी की सारी नियत दाब पे होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। इसका मतलब आप एंथैल्पी की बात कर रहे हो, उष्मा मतलब एंथैल्पी की बात कर रहे हो आप। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि यहां पर जो ना रिएक्टेंट की एंथैल्पी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला निकालने का तरीका हो गया। हमें ये हमारा इसमें सवाल करने हैं। आगे हम टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ एंथैल्पी मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ एंथैल्पी, उदासीनीकरण एंथैल्पी है ना। तो ये जो जितनी निर्माण की उष्मा, सारी बातें अपने करने वाले हैं बच्चों। अपने कल मिलते हैं। सारा लेक्चर आपको समझा दिया कि कैसे आपने पेपर की तैयारी करनी है, इस तरीके से काम करना है। और आज आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स भी देने वाला हूं, हिंदी मीडियम वालों को, बाकी मैं दे चुका हूं। तो अपने मिलते हैं बच्चों कल। ओके, अब क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, वीकली आपको 4 लेक्चर मिलते रहेंगे। अब आपकी क्लास नेक्स्ट डे होगी। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर अपने। थैंक यू।